Dear students of class MSc Sports Science Semester 2 लेक्चर नंबर 25 के साथ टूल्स फॉर डाटा कलेक्शन पे आज हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशन के मुतालिक और इसके पार्ट 2 पे बात करते हैं। तो टूल्स फॉर डाटा कलेक्शन में ऑब्जर्वेशन को 4th नंबर पर डी पार्ट पर हम डिस्कस कर रहे थे। ऑब्जर्वेशन, लिमिटेशंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन के कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो इसके डिमेरिट्स बन जाते हैं। पहले क्या है, सम ऑफ द occurrences may not be open to the observation। तो कई वाकयात ऐसे रोनुमा हो रहे होते हैं, कई एक्टिविटीज ऐसी हो रही होती हैं कि जो ऑब्जर्वेशन के लिए ओपन नहीं किया जा सकते। जैसे कि अगर आप किसी भी शख्स की सीक्रेट एक्टिविटीज को देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई क्रिमिनल ग्रोह है और अगर आप उसकी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करना चाहें तो वो आपको कभी भी अपने एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व नहीं करने देगा क्योंकि उसने उनको सीक्रेट रखा हुआ है। सेकेंड लिमिटेशन, नॉट ऑल द अकरेंसेस ओपन टू ऑब्जर्वेशन कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन द ऑब्जर्वर इज एट हैंड। तो ऐसा होता है कि जिन चीज़ों को ऑब्जर्व करना है वो मुख्तलिफ औकात में होती हैं। बाज़ औक़ात जैसे किसी के यहाँ झगड़ा हो गया, बाज़ औक़ात इस झगड़े को नोटिस करना और ऑब्जर्व करना पॉसिबल नहीं होता। तो जो ऑब्जर्वर है हो सकता है उस डिस्प्यूट के मौके पर मौजूद ही ना हो, या अगर ऑब्जर्वर वहाँ आ जाए और डिस्प्यूटेड पार्टीज़ को पता हो, डिस्प्यूट करने वाली पार्टीज़ को पता हो कि ऑब्जर्वर हमारे ऊपर मौजूद है, तो ऐसी सूरत में उनका सिनेरियो चेंज हो जाता है। तो वहाँ से आपको ऑब्जर्वेशन के दौरान सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती अगर उन्हें पता हो कि हमें ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है। नंबर 3, नॉट ऑल occurrences lend themselves टू दी ऑब्जर्वेशनल स्टडी। तो कई इवेंट्स ऐसे होते हैं कि जो ऑब्जर्वेशनल स्टडी में आते ही नहीं। फॉर एग्जांपल मोहब्बत है, शफकत है, अफेक्शन है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए इमोशंस रखते हैं या मोहब्बत रखते हैं, इनको क्वांटिफाई करना और इनको ऑब्जर्व करना इंतहाई मुश्किल है। तो ऐसी सूरत में रिसर्चर को चाहिए कि वो कुछ दूसरे मेथड्स जैसे केस स्टडी है, इंटरव्यू है, उनको अडॉप्ट करें। लैक ऑफ रिलायबिलिटी। कई सोशल फिनोमेना ऐसे हैं कि जिनको हम लेबॉर्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स की तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर कंट्रोल नहीं कर सकते तो इसकी बुनियाद पर जो जनरलाइज की जाती हैं ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर बातें, वो फिर रिलायबल नहीं रहती। लिहाजा ऐसी सूरत में कोई ऐसी कोशिश भी नहीं की जा सकती कि इसकी रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी को मज़ीद बेहतर अंदाज में चेक किया जाए। तो रिलायबिलिटी जो है इसकी कंप्रोमाइज़ होती है जब आप चीज़ों को जनरलाइज करते हैं। फॉल्टी परसेप्शन। ऑब्जर्वेशन एक इंतहाई टेक्निकल जॉब है और इसके लिए बहुत अच्छी परसेप्शन चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फ़र्ज़ कर लें एक शख्स रो रहा है और दो मुख्तलिफ ऑब्जर्वर को आप ऑब्जर्वेशन के लिए कह दें, तो एक शख्स यूँ कह सकता है, हो सकता है कि ये रोने वाला शख्स तकलीफ से रो रहा हो, और दूसरा शख्स अगर आपको तासुर ये देता है कि नहीं, मेरी ऑब्जर्वेशन ये बताती है कि ये तकलीफ से नहीं रो रहा बल्कि इसके आंसू खुशी के हैं, तो ऐसी सूरत में परसेप्शन बड़ी काउंट करती है कि जो ऑब्जर्वर है अगर उसकी परसेप्शन अच्छी है तो वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा, अदरवाइज जो उसकी ऑब्जर्वेशन है वो ठीक नहीं होगी। छठा एतराज़ ऑब्जर्वेशन पर यह है कि पर्सनल बायस ऑफ द ऑब्जर्वर, कि जो ऑब्जर्वर है उसकी अपने रेस्पोंडेंट के साथ एक ऐसी अटैचमेंट हो जाती है और बाज़ औक़ात वो इतना बायस्ड हो जाता है कि जो चीज़ें उसे पसंद हों उसको नोट करने का अंदाज़ और जो चीज़ें उसे पसंद ना हो उसको नोट करने का अंदाज़ उसका डिफरेंट
तो रिसर्चर जो है उसकी पर्सनल बाइस अगर किसी भी तरह से उसमें शामिल हो जाए, पसंद नापसंद शामिल हो जाए, तो इस तरह ये जो मेथड है ये ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। तो जब आप इसकी बुनियाद पर जो हासिल होने वाले रिजल्ट्स हैं उनको जनरलाइज करेंगे तो वो भी इतने एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। स्लो इन्वेस्टिगेशन लिमिटेशंस में एक ये भी प्रॉब्लम है ऑब्जर्वेशन की कि ये एक स्लो प्रोसीजर है और कोई भी ऑब्जर्वेशन आप जल्दी में नहीं कर सकते। जल्दी में अगर कोई चीज़ रिकॉर्ड करेंगे तो वो सही तरह से रिकॉर्ड नहीं होगी। तो लिहाजा इसके लिए बहुत लंबा टाइम चाहिए। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ बहुत लंबी होती हैं, कई दफ़ा ये 5 से 10 साल के तक मुहित हो सकती हैं। तो लिहाजा ये इससे जो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत स्लो होती है। तो ये भी एक ड्रॉबैक है कि इससे रिजल्ट्स बहुत देर से आते हैं। एक्सपेंसिव ऑब्जर्वेशन एक एक्सपेंसिव यानी महंगा तरीक़ाकार है। जब आपने चीज़ों को ऑब्जर्व करना हो, इसके लिए आपको सफ़र करना पड़ता है, इसके लिए आपको चीज़ें ख़रीदनी पड़ती हैं। तो लिहाजा इसके लिए आपके पास टाइम भी चाहिए और रकम भी चाहिए। तो इसमें वक्त और पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। इसलिए कहा यह जाता है कि ऑब्जर्वेशन डाटा कलेक्शन का सबसे महंगा तरीक़ाकार है। इनएडिक्वेट मेथड, तो ये जो मेथड होता है ऑब्जर्वेशन का ये नामुकम्मल है और इस मेथड में जो आपने ऑब्जर्वेशन करनी होती है उस ऑब्जर्वेशन को कंप्लीट करने के लिए कई सप्लीमेंट्री मेथड्स, यानी आपको इंटरव्यू या क्वेश्चनेयर, स्ट्रक्चर्ड, नॉन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज लेके या क्वेश्चनेयर के जरिए भी आपको डाटा इकट्ठा करना पड़ता है ताकि इस मेथड को के मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट की जाए। नंबर 10, डिफिकल्टी इन चेकिंग वैलिडिटी। वैलिड होना यह है कि आप जिस मकसद के लिए ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं क्या वो ठीक भी है या नहीं। तो इसमें ज़रूरी यह है कि जो ऑब्जर्वर है इसकी एक्सपर्टीज़ ज़बरदस्त हो। अगर ऑब्जर्वर यानी रिसर्चर की एक्सपर्टीज़ अच्छी ना हुई और वो चीज़ों को अच्छे अंदाज में डिफ़ाइन ना कर सका और उसकी कॉम्पिटेंस अगर उस लेवल की ना हुई जो कि उस सिचुएशन की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसी सूरत में जो वैलिडिटी है ऑब्जर्वेशन की वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। इथिकल इश्यूज में अगर आप देखें ऑब्जर्वेशन की, तो पहला है रिसर्चर का एक्सपीरियंस। अगर रिसर्चर इनएक्सपीरियंस्ड है तो ऑब्जर्वेशन ठीक नहीं होगी। दूसरे नंबर पर यह देखा जाता है कि क्या किसी और तरीके से भी डाटा इकट्ठा किया जा सकता है या ऑब्जर्वेशन एक ही तरीका है। नंबर 3 यह है कि इम्पोर्टेंस ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन, कि जो रिसर्च क्वेश्चन है वो कितना अहम है। वो ऑब्जर्वेशन के जरिए ही हो सकता है या किसी और मेथड से भी उसमें हेल्प ली जा सकती है। वेनरेबिलिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, देखा जाता है कि पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो किस हद तक उनके जो रेस्पोंडेंट्स के जो रेस्पॉन्सेस हैं वो किस हद तक रिलायबल हैं और बेहतर हैं। जो पार्टिसिपेंट्स हैं क्या उनकी जो ऑब्जर्वेशन जिनकी की जा रही है वो ट्रू ऑब्जर्वेशन है या वो अपेरेंट है। एनोनिमिटी एक और बड़ा मसला है, क्योंकि होता यह है कि जब आपने ऑब्जर्वेशन करनी है तो जिसको ऑब्जर्व करते हैं उसका नाम लेना पड़ता है। क्योंकि क्वेश्चनेयर में अगर फर्ज कर लें आप एनोनिमस डाटा ले भी लें तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑब्जर्वेशन में आपको एनोनिमस डाटा यानी बगैर नाम के डाटा इकट्ठा करना और उसको प्रोसेस करना मुश्किल हो जाता है, लिहाजा नाम लेना पड़ता है। सेंसिटिविटी ऑफ द टॉपिक, बाज़ का टॉपिक इंतहाई सेंसिटिव होता है, उसकी ऑब्जर्वेशन ख़तरनाक हो सकती है। इंट्रूसिवनेस एंड लेवल ऑफ द रिस्क, बाज़ का रिसर्च स्टडी में रिस्क होता है उसको ऑब्जर्व करने में। फिजिबिलिटी एंड द इन्फॉर्म कंसेंट, बाज़ का ये होता है कि आपने जब डाटा ऑब्जर्वेशन के थ्रू इकट्ठा करना है तो आपने इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेनी है, यानी उनको पहले इन्फॉर्म करना है, उनसे मर्जी मालूम करनी है, टाइम लेना है, फिर उसके बाद आप ऑब्जर्वेशन के लिए जा सकते हैं। और ये भी देखेंगे क्या ये फिजिबल भी है इस रिसर्च को कंटिन्यू करना कि नहीं। हैज़ परमिशन फॉर स्टडी हैज़ बीन फॉर द ऑनर्स और वेन्यू,
इवन द ऑर्गेनाइजर और मैनेजर। तो इसमें आपको परमिशन भी लेनी ज़रूरी है तमाम जगहों से, जो वहाँ का ऑनर है, जो जो जिस वेन्यू पे आपने पहुँचना है, जो उस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजर है, सबसे बाकायदा परमिशन लेनी पड़ती है, फिर आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। Are there the opportunities for the individual to choose not to participate or to have their data withdrawn once they know about the study if this is feasible? तो बाज़ वक़्त ये होता है कि स्टडी फिजिबल होने के बावजूद देखना ये पड़ता है कि क्या इंडिविजुअल को आप ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो अपनी रिस्पॉन्सेस को अगर जमा करा भी चुका है तो बाद में उन रिस्पॉन्सेस को वापस ले सके। तो बाज़ हैज़र्ड्स ऐसे होते हैं बाज़ स्टडीज़ के अंदर कि जो शवाहिद सामने आते हैं, बाज़ का तो उन शवाहिद को लोग वापस ले लेते हैं। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। तो आखिर में क्वेश्चंस, डिफाइन ऑब्जर्वेशन, राइट द पर्पसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, write the types of the observation, write merits and demerits or limitations of the observation, write problems or limitations in conducting the observation, write the ethical issues of the observation, write the qualities of good observation. Thank you very much. तो इन तमाम काम को करने के लिए आप अपने जो हैंड आउट्स हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं और इंटरनेट की हेल्प से भी आप इन क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। तो आप तैयारी करें अच्छे से, और ये आपकी सेकंड असाइनमेंट है, इस असाइनमेंट को भी आपने मुझे सेंड करना है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।